Hello student, here Sadiq Hussain from LU Update. Going to start one of the very important topic of discussion, that is Employees in State Insurance Act 1948. In this unit I will cover the definition part, the scope of the act, corporation, standing committee and the various ancillary topics related to the Employees State Insurance Act 1948. तो इस एक्ट को बेसिकली इन डेप्थ समझने से पहले पूरा बैकग्राउंड मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्ट्रेट अगर आता है इसका बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने पहले बैकग्राउंड को कवर किया है, उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं इसको जो मीनिंग्स और डेफिनेशन पार्ट है उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलें डिस्कस करते हैं ESIC एक्ट को पूरा। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट था ये, बेसिकली एक स्कीम है इस एक्ट के द्वारा, इसके अंडर जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस स्कीम की शुरुआत करी थी 1952 में, और 24 फरवरी को ये ऑब्ज़र्व करा जाता है डे, ESIC डे। ठीक है, तो इसमें क्या था, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लेजिस्लेशन फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी है ये, अपने जो वर्कर्स हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, उन लोगों के लिए एक सोशल असिस्टेंट था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या इसके पीछे उद्देश्य था एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम। दिस इज़ द नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम विच वुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि प्रोटेक्ट कर सकें किसको, उनके राइट्स को, किसके, वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, जिसमें क्या आता है, इन केस ऑफ कंटिजेंसीज, यानी कि कोई अगर कंटिजेंसीज या कोई हैपनिंग हो जाती है, जैसे सिकनेस के दौरान मान लो कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, वो बीमार पड़ जाता है, तो उसको एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया, उसके अंदर एक स्कीम बनाई गई कि इस स्कीम के अंदर इंश्योरेंस रखा जाएगा, इंश्योरेंस बनाया जाएगा, एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। इन केस ऑफ कंटिजेंसी या कोई हैपनिंग की वजह से कुछ भी अगर सिकनेस होती है या फिर टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबलमेंट होता है, या मैटरनिटी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ अगर कुछ हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उस कंडीशन में, उस केस में, उस सिनेरियो में एम्प्लॉय की मदद करी जाएगी थ्रू दिस इंश्योरेंस। ठीक है, किस किस केस में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सिकनेस, टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबलमेंट, मेच्योरिटी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, अगर मान लो डेथ भी हो जाती है किसी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, या इंजरी अगर हो गई एम्प्लॉयमेंट के दौरान, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेज एंड अर्निंग कैपेसिटी की वजह से, अर्निंग कैपेसिटी अगर लॉस हो रही है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या जिसकी डेथ हो रही है, जो एम्प्लॉय है, डिसीज़ बंदा है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हेल्प करी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, और उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस को भी बेयर आउट किया जाएगा। इस स्कीम के अंडर में ये सारी बेसिक बातें अभी हैं। ठीक है, बाकी अभी और डिस्कस करते हैं। ये देखिए, दिस एक्ट गारंटीज रीजनेबली गुड मेडिकल केयर टू वर्कर्स एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स। ये एक्ट गारंटी लेता है कि रीजनेबली हम गुड केयर, मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे टू द वर्कर्स एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स। ठीक है, इसमें डिपेंडेंट्स भी कवर हैं, इमीडिएट डिपेंडेंट्स इस इंश्योरेंस में कवर हैं। ठीक है, अभी आगे डिस्कस धीरे धीरे करते चले जाएंगे, बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बैकग्राउंड ईजिली हम समझा रहे हैं। ठीक है, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट, ये एम्प्लॉयज़ इन स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो, उसके पास अधिकार है, पावर है कि वो इन्फोर्स करता है, प्रोविजंस को लाता है थ्रू द ऑफिशियल गेजेट बाय द नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गेजेट में प्रोविजंस को डे बाय डे, जैसे मान लो अमेंडमेंट्स होते हैं, तो इसमें थ्रू ऑफिशियल गज़ेट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस एक्ट का। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिकली द सम ऑफ द मनी कंट्रीब्यूटेड टू ESIF बेसिकली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड बाय द एम्प्लॉयर, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा कंट्रीब्यूट,
in respect of employees and includes any amount payable by or on behalf of the employee in accordance with the provision of the act. ठीक है. फिर क्या है, द कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी पेड एट रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो कॉन्ट्रीब्यूशन इस फंड में ESIF में कंट्रीब्यूट करा जाएगा किसके द्वारा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा. किसके बिहाफ पर, एम्प्लॉय के बिहाफ पर. तो ये प्रिस्क्राइब रेट पर कंट्रीब्यूशन होगा, और ये प्रिस्क्राइब रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, समझ में आ रही बात. अब यहाँ पर करंट क्या सिनेरियो है, करेंटली कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या है, 4% है, जिसमें 3.25% एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर खुद से ESIF में इन्वेस्ट करता है, यानी कि इंश्योरेंस फंड में कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्ट नहीं कंट्रीब्यूट करता है. और 0.75 जो उसकी वेजेस होती हैं एम्प्लॉयर वर्कर की, और एम्प्लॉय केस में सैलरी जो होती है एम्प्लॉय की, तो उसका डिडक्ट करता है 0.75 ऑफ वेजेस और सैलरीज रिस्पेक्टिवली. ठीक है, किस फंड में, ESIF के फंड में. द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे बोथ द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल यानी कि जैसे एक फैक्ट्री की बात कर लो तो फैक्ट्री का मेन एम्प्लॉयर कौन होगा, ऑक्यूपायर होगा, ऑक्यूपायर ऑफ दैट फैक्ट्री. समझ में आ रही बात. तो यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर who have given employment opportunity to the worker और employee, तो उसके बिहाफ पे वो कंट्रीब्यूट करे. ये जिम्मेदारी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉई वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम और थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर. जैसे भी उन्होंने बताया कि उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कि वो कंट्रीब्यूट करें एम्प्लॉई की तरफ से या एनी अदर एम्प्लॉयर, जो कि भले उसने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया हो या ना किया हो. ठीक है, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर मान लो वो कंट्रीब्यूट करने में असफल रह जाता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो क्या उसका क्या पेनल्टी होगी, क्या चीज़ है. तो दो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लाइबल होगा टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% और हायर रेट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन. तो उसकी पेनलाइज होगा कि 12% ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ठीक है, और अदर हायर इंटरेस्ट भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट ESI एक्ट में स्पेसिफाई करे तो ज़्यादा भी हो सकता है 12% से. ठीक है, सिंपल से अब बेनिफिट्स को देख लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस एक्ट में एक वर्कर को, एम्प्लॉय को. ठीक है, द इंश्योर्ड पर्सन देयर डिपेंडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू द वर्कर बेनिफिट्स on prescribed scale. The insured person and their dependents are entitled to the following benefits. बहुत सारे benefits मिलेंगे किसको, insured person को या उसके dependent को. ठीक है, on prescribed scale पर. जैसे पीरियोडिकल पेमेंट्स इन केस ऑफ सिकनेस, पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा अगर सिकनेस हो जाती है, बीमार पड़ जाता है. सर्टिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर कोई सर्टिफाई कर दे, मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर सर्टिफाई कर दे कि एक एम्प्लॉय बीमार है. ठीक है, मतलब प्रूफ हो जाए कि दैट पर्सन, दैट वर्कर या एम्प्लॉय इज नॉट हेल्दी, इट्स इन्फेक्टेड विद डिजीज़ या कुछ भी, मतलब सिक हो जाए अगर, और इट इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर, तो उसको पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा. सेकेंड पॉइंट ये है कि पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वर्कमैन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी और कन्फाइनमेंट. और पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा इंश्योर्ड वर्कमैन को, वर्क पर्सन को, अगर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी या कुछ अगर मिसकैरेज हो जाए और सिकनेस अराइज हो जाए ड्यू टू प्रेगनेंसी और कन्फाइनमेंट. ठीक है, और पीरियोडिकल पेमेंट टू इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट. पीरियोडिकल पेमेंट होगा इंश्योर्ड पर्सन को, जो जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है एम्प्लॉय के लिए, फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑन इंश्योर्ड पर्सन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑन इंश्योर्ड पर्सन, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा उसका, ये सारी चीज़ें भी हैं. जर्नल प्रोविज़न क्या है रिलेटिंग टू बेनिफिट्स. बेनिफिट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे राइट टू रिसीव द बेनिफिट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल और असाइनेबल.
अगर जैसे मान लो राइट है एक एम्प्लॉय का कि उसको अधिकार है कि उसको या उसके डिसीज़ इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा या कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो अपना जो ये अधिकार है, राइट है, वो किसी को असाइन नहीं कर सकता है कि वो अपना किसी थर्ड पार्टी को, किसी को अलग जो इसमें कवर नहीं है, उसको अपना ये अधिकार सेल आउट कर दे या दे दे, असाइन कर दे या ट्रांसफ़र कर दे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस, इन दिस एक्ट, ठीक है, ये अलाउेबल नहीं है। एन इंश्योर्ड इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव टू और मोर बेनिफिट एट द सेम टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस एक्ट में ये भी देखने वाले हैं कि एक अगर बंदा है, एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है, तो वो दो एक साथ साइमल्टेनियसली दो बेनिफिट्स एक साथ नहीं उठा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बेनिफिट ऑफ सिकनेस कैन नॉट बी कंबाइंड विद द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी और डिसेबलमेंट। ठीक है, अगर मान लो कोई बेनिफिट ले रहा है सिकनेस का, तो ही कैन नॉट क्लेम फॉर द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी। ठीक है, आई होप कि ये सिंपल सी बात क्लियर हो गई होगी। एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट या स्कीम, तो ईएसआई कॉरपोरेशन बनाया गया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसको गवर्न करेगा, इसको मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा, देखेगा। स्टैंडिंग कमिटीज़ के लिए बनाई गई है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, आई होप कि ये बैकग्राउंड काफ़ी ईज़िली कवर हो गया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाता है बैकग्राउंड से रिलेटेड कि इसमें क्या है, तो ये 3-4 पेजेस का अच्छा आंसर हो जा रहा है अगर इससे रिलेटेड आपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये इतना रेलेवेंट है इस एक्ट को समझने के लिए, इसके बैकग्राउंड को। लेट्स मूव विद द फर्दर डिस्कशन अबाउट द दिस डेफिनेशन पार्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, सो हेयर इट इज़ व्हाट आई डिस्कस, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर भी सिमिलर वही लिखे हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 has been enacted with the object of securing financial relief in case of sickness, maternity and employment injury and to make provision for certain other matter in relation thereto। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वर्कर है अगर उसको कोई सिकनेस आ रही है, मैटरनिटी प्रॉब्लम या कोई इंजरी आ रही है, कुछ भी है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें ये एग्जैक्टली मेन इसका मोटो, मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस एक्ट को लाने का, इस स्कीम को लाने का इस एक्ट के अंदर। ठीक है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर इन रिलेशन देयर टू। ठीक है, स्कोप देख लेते हैं। द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ सिंपल, पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है कि डेफिनेशन अलग अलग, अभी डेफिनेशन पार्ट भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए जो कि बैकग्राउंड में काफ़ी हमने कवर करा है। लेट्स मूव टुवर्ड द स्कोप। दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। द ESI एक्ट ऑफ 1948 कवर्ड all power using factories other than seasonal factories whether 10 or more person were employed। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये ESI एक्ट कहाँ पर एक्सटेंड करता है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, जहाँ पर वो सारी फैक्ट्रीज़ अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज़ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, उस बाकी सारी फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? The provision of ESI Amendment Act of 1975 were extended to the following new classes of establishment। the provision of ESI Amendment Act 1975 का जो amendment हुआ था इसका, ये extend करता है following new class of establishment पे भी। जैसे ये स्मॉल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन, कोई अगर स्मॉल फैक्ट्री है 10 या 10 से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय कर रही है, वेदर पावर इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और नॉट। ये कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री
जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, भले ही मैन्युफैक्चरिंग में पावर नहीं यूज़ हो रहा है, जब भी ये एक्ट एप्लीकेबल है अगर 10 व्यक्ति से 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम वहाँ पर कर रहे हैं। हर शॉप्स में ये एप्लीकेबल है, शॉप्स में एप्लीकेबल है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट में एप्लीकेबल है, सिनेमाज एंड थिएटर्स में, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट में, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट में। द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन इन सम। देखो बेसिकली सिंपल सी बात है, ऑन टिप्स याद हो जाएगा कि किस किस लोगों पर कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ कौन कौन से तरीके के बिजनेस पे ये एप्लीकेबल है। ESIF एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। 1948 इज एप्लीकेबल टू ऑल द फैक्ट्रीज विच आर हैविंग 10% एम्प्लॉयड और मोर देन 10%, बट नॉट फॉर द सीजनल फैक्ट्रीज, ठीक है, समझ में आ रही बात। और अदर टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज पे जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 में, 1975 में एक्सटेंडेड टू न्यू क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में, जैसे हमने बताया स्मॉल फैक्ट्रीज़ 10 से ज़्यादा अगर काम करते हो, भले ही अगर वहाँ पर पावर नहीं यूज़ होता हो, शॉप्स, होटल एंड रेस्टोरेंट, सिनेमाज, थिएटर्स, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट, न्यूज़ एजेंसी के न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ, ठीक है। और स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी ESIF, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड वाला जो इस पूरा सिस्टम, स्कीम वाला पूरा सिस्टम है, तो ये अप्लीकेबल है, ठीक है। एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन, जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा व्यक्ति लोग काम कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके पेरेंट्स इस गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं भी हैं जहाँ पर एक फैक्ट्री वाला माहौल है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी के पेरेंट हैं, जैसे एक स्कूली की बात कर लेते हैं या कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ESIC, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वाला पूरा कंसेप्ट रहता है। वहाँ पर इंश्योरेंस, एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, ठीक है। प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 डील्स अबाउट द प्रिलिमिनरी which talks about the short title, extent, commencement and application. This act may be called as the Employee State Insurance Act. शॉर्ट टाइटल क्या होगा, दैट देखो अगर आता है क्वेश्चन बेसिक इसका पूरा कंसेप्ट को समझाने के लिए, जैसे डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो जितना मैंने बैकग्राउंड वो शुरू में बताया, जो अभी बताया, जैसे ये यहाँ पर इससे ऑब्जेक्टिव स्कोप डिटेल में ये लिख सकते हैं जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, और कुछ चुनिंदा डेफिनेशन। सारी डेफिनेशन तो कोई याद भी नहीं कर पाएगा और नहीं लिख पाएगा, ठीक है। और वेल एंड गुड, अगर किसी ने याद भी कर ली, हम पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे सारी कवर हो जाएँ, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ईजिली हैं, जो कंसेप्चुअली समझ में आ जाए और जो एग्ज़ाम में लिखे जा सकें, वो हम बहुत उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाएगा, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरा होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड है। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट और डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय, और कब से आएगा, जो मतलब जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं या जो कोई भी प्रोविजंस होते रहते हैं, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट देगा, तो उस दिन से ये अप्लाई और उस दिन से ये अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट और डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provision of the act and for different state or for different parts thereof. समझ में आ रही बात। जैसे एक मान लो एक मतलब कोई अमेंडमेंट आ रहा है कोई स्पेसिफिकली, तो एक डेट दे दी है कि उस तारीख से आने वाली, इस तारीख से 1 अप्रैल से मान लो, या 1 मई से एप्लीकेबल होगी, उससे पहले नहीं होगी, या फिर कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा कोई चीज़ को लेकर, समझ में आ रही बात। और या फिर कुछ इंडिया के कुछ स्टेट में ये बात पूरी तरह से एप्लीकेबल होगी, कुछ प्रोविज़न कुछ स्टेट में नहीं एप्लीकेबल होंगी। तो ये इस बात पे ये ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट तो आई होप कि सबको मालूम होगा कि एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है जिसमें कोई भी एक्ट आता है पहली बार छपता है, ठीक है।
जब प्रेसिडेंट असेंट कर देता है, प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देता है, तो ऑफिशियल गज़ेट के द्वारा उस एक्ट को, उस अगर मान लो किसी में अमेंडमेंट आ रहे हैं तो उस अमेंडमेंट्स को या उस एक्ट को छापा जाता है, जो बेसिकली आसान भाषा में अगर कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर होता है उसको ऑफिशियल गज़ेट कहते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो मैं भी एक समझिए आप की तरह स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो आप गूगल पे भी जाइए, एक बार, एक दो बार सर्च कर लीजिए, चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट और डेट एज, हाँ ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है, इट शेल अप्लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। जो बातें डिस्कस करी बैकग्राउंड में वो सारी रिपीट हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे सब पर ये लागू है, ये एक्सेप्ट द सीजनल फैक्ट्रीज। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब जैसे अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन, देखो सारी डेफिनेशन मोस्टली जितने एक्ट्स हैं, मोस्टली हम बोल रहे हैं, तो उसके जो डेफिनेशन पार्ट होता है वो सेक्शन 2 में बयान करा जाता है, डिस्कस करा जाता है। ठीक है, जैसे अपना कंपनीज एक्ट 2013 का सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में डील करते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन पार्ट है उसका। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन पार्ट होता है मेजॉरिटी एक्ट्स का इंडिया में जो है। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइन करा गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जो कि कंट्रोल में होते हैं किसके, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और अ मेजर पोर्ट और अ माइन और ऑयल फील्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन ऑल अदर केसेस द स्टेट गवर्नमेंट्स। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा और स्टेट गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑयल पोर्ट्स, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट और माइन, ये सब द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन ऑल अदर केसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आएगा, इसका क्रक्स है ये। कंट्रीब्यूशन, एज आई ऑलरेडी सेड, कंट्रीब्यूशन करना रहता है। कौन करता है कंट्रीब्यूशन? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में। ठीक है, और किसके बिहाफ पे करता है? अपने बिहाफ पे करता है, यानी कि एम्प्लॉयर खुद, और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय अपना भी कुछ पोर्शन डालता है उस फंड में, और एम्प्लॉय की वेजेस से डिडक्ट करके 0.75%, जो अभी हाल ही में करंट रेट जो चल रहा है इसका, तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूशन में क्या लिखा है? मीन्स द सम ऑफ मनी पेबल टू द कॉरपोरेशन, यही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेबल, और इसमें वो भी अमाउंट पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सारा वो पैसा कंट्रीब्यूट जो करा जाता है ESIF में, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, वो सारा अदर एनी अदर अमाउंट पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और उस किसके अकॉर्डिंग? विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ए भी पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंट की बात हो रही है। डिपेंडेंट कौन होता है इसको देख ले रहे हैं। डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ अ डिसीज इंश्योरेंस पर्सन, नेमली जो डिसीज यानी कि जो जिसकी डेथ हो जाए, जो मृत्यु हो जाए, जिसकी काम करते वक्त कोई जैसे एक फैक्ट्री में मान लो एक कोई अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो जाता है, कोई वर्कर गिर गया जैसे काम करते हुए, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उसके जो डिसीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शॉर्ट पर्सन जो होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हीं को डिपेंडेंट्स कहा जाता है। उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, अब रिलेटिव्स में सबको नहीं कवर कर लेंगे कि चाचा, फूफा, मामू, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, इसमें पूरी लीगली पूरा कंसेप्ट है, क्या है, कौन होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन होंगे डिसीज़ के डिपेंडेंट्स। ठीक है, डिस्कस करते हैं उसको। अ विडो, a legitimate or adopted son who has not attained the age of 25 years। ठीक है, पहली तो ये बात यहाँ तक ये पढ़ें। उसकी मान लो एक अगर जेंटलमैन था, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वर्क इन द फैक्ट्री, तो उसकी जो विडो यानी कि उसकी जो वाइफ कहलाई जाएगी, अब तो विडो हो गई होगी, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डिपेंडेंट है, तो उसको मदद
पहुंचेगी कंपनी की तरफ से, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा जाएगा। या लेजिटिमेट लीगलाइज्ड और अडॉप्टेड सन उसका हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल की एज उसने नहीं पूरी करी है, उसका अडॉप्टेड सन। या फिर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन की बात हो रही है, मतलब लीगली अडॉप्टेड सन उसने जिसने 25 साल नहीं अपने पूरे करें, उस वो भी डिपेंडेंट की इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में इंक्लूड करा गया है। ठीक है। एन अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, एन अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर को भी कवर करा गया है डिपेंडेंट की डेफिनेशन में। फिर है अ विडोड मदर, उस जैसे मान लो वो एक जेंटलमैन था, उसकी मदर थी, मतलब उसके फादर की डेथ हो चुकी है, उसके मदर हैं जो उस पर डिपेंडेंट थी, मतलब वही उनकी देखभाल कर रहा था, वो उनके एक्सपेंसेस को बेयर आउट कर रहा था। तो अब ये एलिजिबल डिपेंडेंट हैं। ठीक है। और डिपेंडेंट की कैटेगरी में कौन आ जाएगा? इफ़ होली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इफ़ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, ये दोनों के लिए बात हो रही है, ऊपर वाली जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए भी। विडो मदर अगर है और होली डिपेंडेंट थी ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ द डेथ। अब क्या है यहाँ पर? अ लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 25 एंड हु इज़ इनफर्म। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि होली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग थे वो इंश्योर्ड पर्सन पर, कौन लोग? लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन जो, और डॉटर हु हैज़ अटेंड, 25 साल उन्होंने अटेन कर लिए, उसके बावजूद भी वो डिपेंडेंट माने जाएंगे किस सिनेरियो में? हु इज़ इनफर्म यानी कि वो अगर कोई डिसीज़ से जूझ रहे हो, यानी कि कोई डिसेबल हो, कुछ ऐसी कंडीशन हो जो कि होली और फुल्ली उन पर डिपेंडेंट थे, तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो ये चीज़ें लर्न करने वाली हैं और इजी भी हैं। एक बार हम पढ़ रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं, अगर अच्छे से 1-2 बार और रिवाइज़ कर लेंगे तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। इफ़ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कौन कौन? 4AB जैसे ये आ रहा है। इफ़ होली पूरी तरह से या पार्ट में डिपेंड थे ऑन द अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो वो भी डिपेंडेंट माना जाएगा। जैसे आप पेरेंट अदर देन अ विडो मदर, मान लो विडो मदर नहीं, पेरेंट यानी कि फादर थे उसके इंश्योर्ड पर्सन के, जेंटलमैन अगर उसकी डेथ हो रही है, उसके फादर थे, उसके फादर उस पर डिपेंड अगर थे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे उस इंश्योर्ड पर्सन पे, तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। उनको भी आफ्टर द डेथ डिसीज जो इंश्योर्ड पर्सन था उनको डिपेंडेंट पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंट फैक्ट्री की तरफ से, उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिलेगा। ठीक है। अब माइनर illegitimate son, an unmarried illegitimate daughter और अ डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड। देखो, एक माइनर यानी कि 18 साल से कम सन को भी डिपेंडेंट माना जाएगा, भले ही वो इलेजिटिमेट था, लीगली इस नहीं था, लीगली जो भी है। एन अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, ठीक है, उसको भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अ डॉटर लेजिटिमेट, ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही, और डॉटर लेजिटिमेट अगर है। और अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट इफ़ मैरिड एंड अ माइनर, और इफ़ विडोड एंड अ माइनर। ठीक है। ब्लड रिलेशंस भी समझने वाली चीज़ें यहाँ पर बेसिकली। 6C पॉइंट पे है अ माइनर ब्रदर, हाँ माइनर ब्रदर, और एन अनमैरिड सिस्टर और अ विडोड सिस्टर इफ़ माइनर। देखो, वो भी डिपेंडेंट कैटेगरी में पाया जाएगा। माइनर ब्रदर, छोटा भाई भी डिसीज्ड का, अगर वो फुल्ली और पार्शली उस पर फाइनेंशियली डिपेंड था एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। और उसकी अनमैरिड सिस्टर या फिर विडो सिस्टर, यानी कि उसके हस्बैंड गुजर चुके हों सिस्टर के, विडो सिस्टर इफ़ माइनर, अगर वो माइनर है तो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में है। अ विडोड डॉटर इन लॉ, ठीक है, सिंपल सी बात लिखी हुई है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन, माइनर चाइल्ड भी आएगा। माइनर चाइल्ड यानी कि 18 साल से कम ऑफ प्री डिसीज सन, उसका सन का, यानी कि बेसिकली ग्रैंड सन उसका, पर्सन का जिसकी डेथ हो रही है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन,
ठीक है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर हु वेयर नो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज लाइव। एफ पॉइंट में क्या लिखा है, अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ अलाइव। क्या क्या बोलना चाह रहे हैं हिंदी में बता देंगे, वरना बिल्कुल आप लोग का दिमाग घूम जाएगा इसमें क्या बोल रहे हैं। एफ पॉइंट में एक माइनर चाइल्ड भी डिसीज पर्सन माना जाएगा। किसका माइनर चाइल्ड, उसके जो जेंटलमैन है उसकी डिसीज डॉटर का, यानी कि उसकी बेटी का जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी बेटी को या उसके बेटे को भी डिसीज माना जाएगा अगर वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ अलाइव, अगर उसके चाइल्ड के मतलब फादर भी ना हो और मदर जो उसकी बेटी थी वो भी ना हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। अ पेरेंट जी पॉइंट में अ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट यानी कि दादाजी, इफ़ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज़ अलाइव, दादाजी भी डिपेंडेंट माने जाएंगे अगर यानी कि उसके पेरेंट किसके, इंश्योर्ड पर्सन के अलाइव ना हो। समझ में आ रही बात, इंश्योर्ड पर्सन के दादाजी भी माने जाएंगे डिपेंडेंट अगर इंश्योर्ड पर्सन के फादर यानी कि पेरेंट डिसीज हो चुके हों। ठीक है, ये तो पूरा डिपेंडेंट की कैटेगरी थी और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बता दिया है। और हमने कंट्रीब्यूशन अभी बताया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताया। मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी की तरफ। Employment injury is defined under section 2 subsection 8. Employment injury means personal injury to an employee caused by accident or an occupational disease arising out of and in course of his employment. Employment injury का मतलब वो पर्सनल इंजरी जो कि एम्प्लॉय को हो जाए ड्यू टू द इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ हो जाए वर्क प्लेस पे, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाए, कोई मान लो केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गई ड्यू टू और इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट की वजह से। बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट whether the accident occurs or occupational disease is contracted within or outside the territorial limits, चाहे वो within the limits of the within the territorial limits in India or whether outside the territorial limits of India। ठीक है, the employee is defined under section 2 subsection 9. Employee means any person employed for wages in or in connection with the work of a factory or establishment to which the act applies। देखो एम्प्लॉय हर वो बंदा हर पर्सन जो कि एम्प्लॉय हुआ है वेजेस के लिए और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द फैक्ट्री, जो कि वो काम करेगा फैक्ट्री में, फॉर द वर्क इन द फैक्ट्री। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट वो सारे वो फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट में काम करेगा वो बंदा अगर जिसमें ये एक्ट अप्लाई करता है, तो उस सब बंदे लोगों को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस in or in connection with the work of the factory or establishment to which act applies। and 1 2 3 पॉइंट्स हैं, इसमें देखते हैं। who is directly employed by the principal employer, इसमें ये है कि एम्प्लॉय कौन होगा, हु इज़ डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन एनी वर्क ऑफ और इंसिडेंटल और प्राइमरीली टू और कनेक्टेड विद द वर्क। देखो वो बंदा एम्प्लॉय माने जाएगा जो कि एम्प्लॉय करा गया हो किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा, जो कि कनेक्टेड हो वर्क फॉर द वर्क ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, जो कि काम कर रहा हो उस फैक्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट में, वेदर सच वर्क इज़ डन बाय द एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट और एल्सवेयर। ठीक है, एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको अपॉइंट कर रहा हो और वो उसी इस्टेब्लिशमेंट में उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो और एनी एल्सवेयर एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में वो बंदे सारे आएंगे जिस पर ये एक्ट अप्लाई करा जाता है, जो काम करते हैं फैक्ट्री में या इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला एम्प्लॉय वो है कि जो डायरेक्टली एम्प्लॉय करा जाएगा बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑन एनी वर्क ऑफ और इंसिडेंटल और प्रिलिमिनरी और connected with the work of the factory or establishment whether such work is done by the employee in the factory, चाहे फैक्ट्री में, establishment में या कहीं और भी, as per the direction of the principal employer।
द अनदर पर्सन किसको एम्प्लॉय और कह सकते हैं, हु इज़ एम्प्लॉयड बाय और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर। देखो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ना, उसको मेन जो बॉस है, मेन एमडी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे अगर हम कंपनी की बात कर लें, एम्प्लॉय की बात कर लें कि किसी कंपनी में अपॉइंट करा गया है, तो वो मान लो कोई डिपार्टमेंट में ज़रूरत थी, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के हेड ने एक एम्प्लॉय को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉय कर लिया, बेसिकली अडॉप्ट नहीं, एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है। और ये काम ये किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, इन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो वो इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा उस केस में। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय करा जाए बाय द इमीडिएट एम्प्लॉयर, तो वो भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो किसके बिहाफ पे बेसिकली कर रहा है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉय के बिहाफ पर अपॉइंट कर रहा है किसी को, ठीक है। ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट और अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और हिज एजेंट या उसके एजेंट के द्वारा, ऑन वर्क विच इज़ ऑर्डिनरली पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फैक्ट्री, किसके पर्पस के लिए, जो कि वो काम है किसका, फैक्ट्री का, ऑर्डिनरली द पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट और विच इज़ प्रिलिमिनरी टू द वर्क कैरीड ऑन इन और इंसिडेंटल टू द पर्पस ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। और समझ में आ रही बात। हुज सर्विसेज अब क्या है, वो भी एम्प्लॉय माना जाएगा जो टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट करा जा रहा है वर्क फैक्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में, उसको भी एम्प्लॉय माना जाएगा। हुज सर्विसेज आर टेम्परेरीली लेंट और लेट ऑन हायर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाय द पर्सन विद whom the person whose services are so lent और लेट ऑन हायर हैज़ एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इसने साइन करी है फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, उसको भी एम्प्लॉय माना जाएगा। देखो पूरी ये लॉ की बिल्कुल स्टिक टू द लॉ वाली लैंग्वेज तो लिखनी नहीं है, इसका आपको एनालिसिस करके लिखना है हर चीज़ का, ठीक है। इसको पढ़िए क्योंकि समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा है, इतना ज़्यादा हार्श बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इजी कंसेप्ट है। इससे पहले सबसे अच्छा मैंने कोशिश किया, आई होप कि आप लोग को समझ में आए कि मैंने बैकग्राउंड समझा दिया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ऑलरेडी, इससे ये एक इंटरेस्टिंग बन चुका है टॉपिक, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन पार्ट पे हैं, बहुत सारी डेफिनेशन हमने बताई अभी, डिपेंडेंट की, एम्प्लॉय की अभी बताई, और फिर डेफिनेशन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में एम्प्लॉय कौन है, ठीक है, वो हम लोगों ने डेल्ट कर लिया, देख लिया अच्छे से, ठीक है। फिर एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। exempted employee means an employee who is not liable under this act to pay the employee's contribution। exempted employee वो employee कहा जा रहा है इसमें जो कि liable नहीं है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा liable नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पे करे क्या, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। The employee who is not liable under this act to pay the employee's contribution, to pay the employee's contribution, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अब इसमें स्पेसिफिकली नहीं दिया है। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं बेसिकली जो कि रिस्पॉन्सिबल, जो कि लाइबल नहीं होते हैं इस एक्ट के द्वारा, वो पे करें क्या चीज़, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन। फैमिली क्या है, फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉई होगा यहाँ पर, फैमिली मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिसके लिए इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉई है बेसिकली वही इंश्योर्ड पर्सन है, तो उसी की फैमिली पे अब डिस्कशन हो रहा है कि उसके सारे एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, नेमली स्पाउस, उसकी वाइफ को माना जाएगा फैमिली का पार्ट। अब माइनर ये कहीं ना कहीं रिलेटिव है विद द डिपेंडेंट से। अब माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड डिपेंडेंट अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन, वो भी फैमिली का पार्ट है। अ चाइल्ड हु इज़ डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, वो चाइल्ड जो कि पूरी तरह से डिपेंड हो ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हु इज़ रिसीविंग एजुकेशन, और जो एजुकेशन हासिल कर रहा हो टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी फैमिली का पार्ट है, फैमिली कहलाई जाएगी। एक तो स्पाउस हो गई पहली बात, दूसरा माइनर लेजिटिमेट सन और अडॉप्टेड चाइल्ड या सन या डॉटर जो भी है, डिपेंडेंट अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन, और वो चाइल्ड जो कि होली और फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हु इज़ रिसीविंग एजुकेशन टिल
ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 21। और वो लोग, वो चाइल्ड, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, अप टू 21 ईयर्स एज तक के जो एजुकेशन को रिसीव कर रहा है। बी क्या है, एन अनमैरिड डॉटर को भी माना जाएगा फैमिली का पार्ट। अ चाइल्ड हु इज़ इन्फर्म, जैसे बताया जो मतलब फिज़िकली ना सही हो, फिज़िकली कोई हैंडीकैप चाइल्ड हो बाय द रीज़न ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल abnormality और इंजरी एंड wholly डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन सो लॉन्ग एज द इन्फर्मिटी कंटिन्यूज। जब तक कि इन्फर्मिटी कंटिन्यू करेगी तो वो कंटिन्यू कर रही है। जैसे डिपेंडेंट में अभी हम लोग एग्जैक्टली पढ़ा है, डिपेंडेंट और फैमिली ऑलमोस्ट सिमिलर है, लिख सकते हैं काफ़ी चीज़ें। डिपेंडेंट पेरेंट्स हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड सच इनकम एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपेंडेंट पेरेंट्स भी अभी हमने डिस्कस करा था। इन केस द इंश्योर्ड पर्सन इज़ अनमैरिड, अगर मान लो इंश्योर्ड पर्सन ही अनमैरिड है, ठीक है, एंड हिज और हर पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, और उसके फादर और मदर भी अलाइव नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी। अब माइनर ब्रदर और सिस्टर होली डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, तो उसकी फैमिली का वो पार्ट माने जाएंगे, उसके माइनर ब्रदर एंड सिस्टर को कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री भी देख लेते हैं। इसमें फैक्ट्री एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा फैक्ट्री क्या को डिस्कस करा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमाइसेस, factory means any premises including the precincts thereof where on 10 or more person are employed। फैक्ट्री वो जगह, वो प्रेमाइसेस सारे लिए जाएंगे जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हों, और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, चाहे वो एक दिन भी एम्प्लॉय करे गए हों, were employed on any day of the preceding 12 month and in any part of which a manufacturing process is being carried on or is ordinarily so carried but does not include a mine subject to the operation of the Mines Act 1952 और railway running shed, ठीक है, इमीडिएट या द शेड इमीडिएट। यहाँ तक बेसिकली ये है, फैक्ट्री मींस वो सारे प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसेंट्स, जो आसपास चीज़ें फैक्ट्री का पार्ट जो बनते हैं, प्रेमाइसेस का जो मतलब लैंड भी आता है पूरा, जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हों, एम्प्लॉय करे गए हों ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ एंड इन एनी पार्ट ऑफ द विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ बीइंग कैरीड ऑन और इज़ ऑर्डिनरीली कैरीड ऑन बट डज नॉट, इसमें वो नहीं आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइंस, माइन सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ द माइंस एक्ट, क्योंकि वो माइंस एक्ट 1952 के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं, और रनिंग रेलवे रनिंग शेड, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। देखिए एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, सेक्शन याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा है कि सेक्शन आप कोट करें, बट प्लीज़ रॉन्ग सेक्शन बिल्कुल ना कोट करिएगा, वो भी अपने ये सब्जेक्टिव वाइज एग्जामिनेशन में, ठीक है। Immediate employer means a person in relation to employees employed by or through him who has undertaken the execution on the premises of the factory or an establishment to which the act applies or under the supervision of the principal employer or his agent of the whole or any part of any work which is ordinary part of the work of the factory or establishment of the principal employer or is preliminary to the work carried on or incidental to the purpose of any such factory or establishment and include a person by whom the services of an employee who has entered into the contract of service with him are temporarily lent। उसका क्रक्स है जो एम्प्लॉय में अभी हमने पढ़ा, एम्प्लॉय को कौन अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करता है। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो होता है बेसिकली जो एक एम्प्लॉय को हायर करता है, वो इमीडिएट, बेसिकली इमीडिएट की अभी बात करें, इमीडिएट एम्प्लॉयर अगर कहें तो इमीडिएट एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय करा, जो जिसने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करा हो by or through him खुद से, और who has undertaken the execution on the premises of the factory or establishment to the act applies, जहाँ पर एक्ट अप्लाई हो जाता है, होता है, और किसके सुपरविजन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सुपरविजन में किया और हिज एजेंट के सुपरविजन में, और ठीक है, समझ आ रही बात। और चाहे वो मतलब फुल टाइम के लिए एम्प्लॉय करा हो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद हिम और टेम्परेरी बेसिस पे अगर वो अपॉइंट करा हो उसने, ठीक है। ये एम्प्लॉयर का पार्ट हो गया। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 213A में है। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट
वो एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट टू विच इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट कही जाएगी जो कि जिस पर ये एक्ट यानी कि ये अपना इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जिस एम्प्लॉयमेंट पे लागू होगा, जैसे मान लो जहाँ 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर वो काम हो रहा हो 10 से ज़्यादा, या शॉप जैसे अभी हमने बात करी थी, या फिर न्यूज़ एजेंसी वाली बात, न्यूज़ अंडरटेकिंग, ये सब ठीक ठीक है। हाँ, जैसी एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर हो रही है तो वो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट के पार्ट उस दायरे में आएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13A को इंश्योरेबल पर्सन अब है इंश्योर्ड पर्सन, बेसिकली इंश्योर्ड पर्सन वही एम्प्लॉय। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में इंश्योर्ड पर्सन डिफाइन करा जा रहा है, वो पर्सन हु इज़ और was an employee in respect वो employee in respect of whom contribution are और were payable जिसके रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करी गई हैं ESIF में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा, who is by reason thereof entitled to any benefit provided by this act, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन वो पर्सन होगा, वो एम्प्लॉय होगा जिसके रिस्पेक्ट में इतना कंट्रीब्यूशन करा जा रहा है ESIF में, और जो कि जिसके पास अधिकार है, जो एंटाइटल्ड है फॉर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। जो कि बेनिफिटेड है, मतलब जो कि उसके बाद अधिकार हैं, राइट्स हैं, ताकि वो बेनिफिट्स को उठा सके जो कि इस एक्ट में प्रोवाइड करे गए, ठीक है। मैनेजिंग एजेंट क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14A मैनेजिंग एजेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड, मैनेजिंग agent means any person appointed or acting as the representative of another person for the purpose of carrying on such other person trade or business but does not include an individual manager subordinate to the employer। मैनेजिंग एजेंट बेसिकली एजेंट जो एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव हो, वो एक्ट कर रहा हो, जो कि जिसका अपॉइंटमेंट हुआ हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, जैसे लिखा है ना, पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक्ट कर रहा हो, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच अदर पर्सनस ट्रेड, उसके ट्रेड को करने के लिए। जैसे ट्रेडिंग में तो बिजनेसमैन ही का तो एजेंट होता है, बिजनेसमैन या बिजनेस का एजेंट जो है, कैरिंग ऑन सच अदर पर्सन ट्रेड और कॉमर्स या बिजनेस। बट इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल मैनेजर, मैनेजर और सुपरवाइज सबॉर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयड अलग चीज़ है ना एजेंट से। तो ये बोल रहे हैं कि एजेंट की डेफिनेशन में इंडिविजुअल मैनेजर सबॉर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयर इज़ नॉट टू बी द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग एजेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर समझना है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में डिफाइन है एज इट इज़ यहाँ पर है, ठीक है। उसको अभी इस आपके सिलेबस में है, आई होप कि वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है, और वो भी एप्लीकेशन पे मौजूद है। अगर नहीं है तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एग्जैक्टली फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है 1948 के द्वारा, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। मिस कैरेज सेक्शन 2 सबसेक्शन 14B में मिस कैरेज मीन्स एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट यूटेरस ऑफ एनी period prior to or during the 26th week of the pregnancy but does not include any miscarriage the causing of which is punishable under the Indian Penal Code। मतलब बेसिकली ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिया है फॉर द फीमेल्स वर्कर जो वर्क करती हैं कहाँ पर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में। समझ में आ रही बात? ठीक है। बट इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा? जो एनी अदर मिसकैरेज विच लीड टू द कॉज ऑफ पनिशेबल ऑफेंस का ठहराया जा सके इंडियन पीनल कोड में, ठीक है। ऑक्यूपायर भी जो फैक्ट्री में ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट्स फैक्ट्रीज एक्ट। ऑक्यूपायर वही जो बंदा जो ऑक्यूपाई करता है फैक्ट्रीज़ को, जो ओनर होता है बेसिकली एक फैक्ट्री का, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में डिस्कस करा गया है, ठीक है। वहाँ पर है, यहाँ पर डेफिनेशन, अ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है? परमानेंट पार्शियल
परमानेंट में पार्शियल आधा कुछ डिसेबलमेंट अगर है, सेक्शन 215A में डिफाइन है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स सच डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर, ऐसा डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर का एज रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही हैज़ केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि ऐसा डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर का, कॉन्टीन्यूस पीरियड का, जो कि रिड्यूस कर दे किसी बंदे की, किसी एम्प्लॉय की, वर्कर की अर्निंग कैपेसिटी को, ठीक है, परमानेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, जो कि वो मतलब था, वो काम कर सकता था, बट ड्यू टू एक्सीडेंट उसका परमानेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मान लो किसी का एक हाथ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है जो भी है, तो वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होगा रिजल्टिंग इन द डिसेबलमेंट प्रोवाइडेड दैट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल शैल बी कंसिडर्ड या डीम को कहते हैं कंसिडर टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये कह रहे हैं जो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकेंड है उसमें जितनी भी डिजीज़, जितनी भी डिसेबलमेंट है उसको कंसिडर करा जाएगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये भी क्लियर हो गया होगा। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या है, उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि पूरी तरह से परमानेंटली डिसेबल हो गए, किसी के दोनों टांगें ही ख़त्म हो गई या लेग्स, मतलब एक्सीडेंट हुआ बहुत ज़्यादा, परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट हो गया, मतलब काम करने के लायक बंदा नहीं बचा, ठीक है। तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट का प्रावधान है, कुछ है। तो इसकी मीनिंग क्या है बेसिकली, कब माना जाएगा कि वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, means such disablement of permanent nature as incapacities an employee for all work which he was capable of performing at the time of the accident resulting in such disablement। ये कह रहे हैं परमानेंट नेचर का डिसेबलमेंट वो जो एक एम्प्लॉय को इनकेपेबल कर दे, इनकेपेसिटी हो जाए उसकी फॉर ऑल वर्क, वो इनकेपेबल हो जाए वो काम करने के लिए जो कि वो कर सकता था और जो कि वो कर रहा था। ही वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन सच डिसेबलमेंट। तो वो जो अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि किस वजह से, ड्यू टू द disablement provided that permanent total disablement shall consider to result from every injury specified। अब यही बोले पार्ट 2 था तो टेम्परेरी वाली बात थी, अब यहाँ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल में अगर जो है तो वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा, ठीक है। ये देखिए पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, और फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2, बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज हो जाए, मान लो पार्शियल एक लेग डिसेबल हो गया, एक हैंड डिसेबल हो गया किसी का, पार्ट 2 देयर ऑफ वेयर द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी, तो मतलब ये भी पूरी तरह से टोटली डिसेबलमेंट माना जाएगा स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 अगेंस्ट दोज इंजरीज अमाउंट टू 100%, ठीक है। 100% पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा तो उसको भी टोटल डिसेबलमेंट में रखा जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या होता है, ये तो था पार्शियल, परमानेंट था लंबे समय के लिए पार्शियल, अब एक टेम्परेरी क्या हो सकता है, ठीक है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट मीन्स अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एम्प्लॉयमेंट की इंजरी से रिजल्ट करता हुआ ऐसा कुछ हो विच रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रेंडर्स एन एम्प्लॉय, जो कि रिक्वायर करे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट को, and as a result of such injury temporarily incapable of doing the work which he was doing prior to or at the time of the injury। temporary disablement वो होता है, मान लो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, कुछ समय के लिए उसका हड्डी कोई थोड़ी सी टूट गई, मतलब जैसे फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर टेम्परेरी डिसेबलमेंट है और वो सही हो जाएगा। तो 2-3 महीना वो बंदा काम नहीं कर पाया ड्यू टू द एक्सीडेंट, ठीक है, जो कि वो कैपेबल था, काम करने के लायक था, तो बट वो टेम्परेरीली इसलिए क्योंकि इट कैन बी क्योर्ड आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। एज अ रिजल्ट ऑफ सच इंजरी टेम्परेरीली इनकेपेबल हो काम करने के लिए विच ही वॉज डूइंग प्रायर टू द टाइम और एट द टाइम ऑफ द इंजरी, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मीन्स इन अ फैक्ट्री द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अब क्या है, अभी तो हम लोग ने अभी कौन सा
इमीडिएट एम्प्लॉयर पढ़ा था ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो कि शुरू से बार बार नाम आ रहा है, जो कि लेमैन लैंग्वेज में तो आप समझ चुके हैं हम भी। अब एग्जैक्टली लॉ क्या कह रहा है उसके बारे में। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मीन्स इन अ फैक्ट्री द ओनर और द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री एंड इंक्लूड्स द मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ओनर। मैनेजिंग एजेंट को भी माने, देखो वो फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, और इसमें इंक्लूड करेगा मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज ओनर और ऑक्यूपायर, एंड वेयर द पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो उसमें बताएं क्या, उसको परमानेंट एम्प्लॉयर माना जाएगा। हु हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, इन एनी इस्टेब्लिशमेंट अंडर द पर्सन सो नेम्ड, the person so named in any establishment under the control of any department of the government in India, the authority appointed by such government in this behalf, or where no authority is so appointed, the head of the department। हाँ, head of the department को भी क्या कहा जाएगा, principal employer। फिर in any other establishment any person responsible for supervision and control of the establishment, यानी कि बेसिकली हेड ही है। अब हेड को कुछ जगह पे मैनेजिंग हेड नहीं बोलते हैं या फिर कुछ और नाम से भी जान सकते हैं उसको। तो यहाँ पर कोई एनी अदर पर्सन के नाम से भी अगर उसको हो बट उसके पास पूरा अकाउंटेबिलिटी हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किस चीज़ की, फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ दैट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। सीजनल फैक्ट्री क्या है? Seasonal factory is defined under section 2 subsection 19A. Seasonal factory means a factory which is exclusively engaged in one or more of the following manufacturing process। जैसे सीजनल फैक्ट्री वो फैक्ट्री होगी जो एक या एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेमली कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, decortication of groundnuts, the manufacture of coffee, indigo, lac, rubber, sugar including good, or tea, or any manufacturing process में which is incidental to or connected with any of the aforesaid process and includes a factory which is engaged for a period not exceeding 7 months in a year। सिंपल सी बात है। सेकेंड सीजनल फैक्ट्री सेक्शन 2 सबसेक्शन 19A में ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो सारी फैक्ट्रीज जो एक्सक्लूसिवली इंगेज हों इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, नेमली कॉटन, जूट, गिनिंग, प्रेसिंग, डेकोर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स को वाला, प्रोसेस ऑफ कॉफ़ी, इंडिगो, रबर, शुगर वाले काम में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हों तो उसको सीजनल फैक्ट्री कहा जाएगा। और अदर इंसिडेंटल यानी कि उससे रिलेटेड या और टू कनेक्टेड विद एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोसेस एंड इंक्लूड अ फैक्ट्री विच इज़ इंगेज फॉर अ पीरियड नॉट 7 महीने से ज़्यादा कोई काम में ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको हम सीजनल फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? पूरा उसका सारा काम हो जाए, कॉटन गिनिंग और ये सब सारा जो भी पूरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड नॉट एक्सीडिंग 7 months इन अ ईयर। इन एनी प्रोसेस ऑफ, हाँ 7 month किस चीज़ में, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग ऑफ टी और कॉफ़ी। तो सब काम 7 महीने के अंदर अगर हो जा रहा है, ब्लेंडिंग से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, रीपैकिंग से रिलेटेड कॉफ़ी टी का, जैसे इन सच अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या और अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गेजेट में स्पेसिफाई कर दें नाम से कि ये भी सीजनल फैक्ट्री का पार्ट हैं। तो जैसे अभी ये हैं, और अगर स्पेसिफाई आगे करता है तो वो नोटिफिकेशन देगा किस में, ऑफिशियल गेजेट में स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? सिकनेस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सिकनेस मीन्स अ कंडीशन विच रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एंड नेसेसिटेट्स एब्सटेंशन फ्रॉम वर्क ऑन मेडिकल ग्राउंड। बेसिकली सिकनेस वो कंडीशन है जो रिक्वायर करता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कोई बीमार पड़ गया तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस बंदे को सिक कहा जाएगा। वो सिकनेस की कंडीशन में है, सिकनेस के सिचुएशन में है। और एंड अटेंडेंस एंड नेसेसिटीज़, वो मेडिकल ट्रीटमेंट और अटेंडेंस उसको रिक्वायर करेगा
उस बंदे को, एंड नेसेसिटेट करेगा कि वो एब्सेंट हो कहाँ पर से, जॉब से, वर्क से, ऑन किसके ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड में, तो वो सिकनेस उसमें कहा जाएगा। मीन्स अ कंडीशन विच रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एंड नेसेसिटेट्स एब्सटेंशन फ्रॉम द वर्क ऑन मेडिकल ग्राउंड। वेजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 इंपॉर्टेंट था सिकनेस से रिलेटेड। वेजेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉय। सारा रेम्यूनरेशन, सारा जो कैश वैश एम्प्लॉय को पे करा जाता है उसको हम वेजेस कहते हैं। इफ़ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसेस और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड एंड इंक्लूड्स एनी पेमेंट टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज लीव, लॉकआउट, स्ट्राइक विच इज़ नॉट इलीगल और ले ऑफ एंड अदर एडिशनल रेम्यूनरेशन। तो यानी कि ये कह रहे हैं वो सारा रेम्यूनरेशन पे करा जाए जो एक एम्प्लॉय को कैश में या किसी और ऑल रेम्यूनरेशन, मतलब ऑल रेम्यूनरेशन पेबल इन कैश टू, पेबल इन कैश ही है बेसिकली, ऑल रेम्यूनरेशन और अदर फैसिलिटीज़ भी यहाँ बेसिकली आती हैं। पेबल इन कैश टू एम्प्लॉय इफ़ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेसेस और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड, और सारा अदर पेमेंट भी आएगा इन केस ऑफ पेमेंट टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथराइज लीव। अगर ऑथराइज लीव ली है तो लीव पर भी जो पेमेंट मिल रहा है वो भी वेज का आ जाएगा, या लॉकआउट हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है और इलीगल नहीं है, और ले ऑफ हो रहा है यानी कि छटाई वटाई, ले ऑफ हो रहा है, काम की छुट्टी दे रहा है एम्प्लॉयर खुद से, किस वजह से, काम है नहीं, कोई रॉ मटेरियल्स नहीं है तो ले ऑफ कहेंगे उसको। तो ले ऑफ में भी अगर वो रेम्यूनरेशन दे रहा है, भले ही वो अप टू द मार्क फुल रेम्यूनरेशन ना दे, पार्शियल रेम्यूनरेशन दे, तो उस रेम्यूनरेशन को भी वेजेस की कैटेगरी में डाला गया है। इफ़ एनी पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स बट डज नॉट इंक्लूड, हाँ क्या नहीं आएगा बेसिकली, a contribution, any contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund or under this act। अच्छा, but does not include, इसमें वेजेस का पार्ट क्या नहीं कहलाया जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता हो पेंशन फंड में और प्रोविडेंट फंड में अंडर दिस एक्ट। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको काफ़ी चीज़ डेप्थ में एक बार पढ़िएगा और एक दो बार अच्छे से। क्या इसमें क्या नहीं इंक्लूड करता है, पेंशन और प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एक करता है वो नहीं आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस अगर दे रहा है और वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग कंसेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस या वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग कंसेशन अगर दिया जा रहा है, या एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए कोई एम्प्लॉयर अगर उसको डिफ्रे कर रहा है स्पेशल एक्सपेंसेस को इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी नहीं आएगा। ऑन ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, तो वो भी वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। वेजेस, आई होप कि ये क्लियर हो गया वेजेस से रिलेटेड ये भी। तो इसमें वेजेस, सिकनेस और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, इमीडिएट एम्प्लॉयर, manufacturing process, you need to refer to the Factories Act 1948। और क्या हो सकता है, फैक्ट्री एम्प्लॉयर तो हमने बोल दिया। डिपेंडेंट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कुछ जो सारी डेफिनेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करी हैं, ठीक है, तो इसको रिवाइज़ करिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब जो अभी हमने नाम लिया वो उसको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। और इसको एंड करते हैं वीडियो को। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी, पूरा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का पूरा बैकग्राउंड और प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 पूरा अच्छे से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।